हाँ जी, इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। अब देखो, अगर हम एक लेमन की बात करें, एक कॉमन पर्सन की बात करें, तो उसे इंडिया ये दिखेगा जो मैप में दिख रहा है। ये जो हमारे सामने मैप में इंडिया बना हुआ है ना, वो इंडिया उसे लगेगा कि इंडिया है। बट एज पर इकोनॉमिक्स, एज पर सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स, इंडिया includes so many other things also and exclude some of the things also. देखो जी, सबसे पहली चीज तो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स आता है। मतलब ये जो पॉलिटिकल मैप है ना, हाँ ये इंडिया है। प्लस टेरिटोरियल वाटर, टेरिटोरियल वाटर, देखो इंडिया की सारी नदियां दिख रही हैं तुम्हारे को, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, रवि, ठीक है रावी, वो पंजाबियों में रावी होता है, ब्यास, सतलुज, गंगा, गोमती, यमुना, नर्मदा, तापी, ये सब आपने बचपन में ये बनाया होगा ये वाला मैप, ठीक है। तो ये इसके अंदर की जो नदियां हैं वो भी इंडिया, प्लस अगर आप ध्यान दो तो हमारे कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल आगे तक भी इंडिया है। 12 नॉटिकल माइल्स। पानी को नॉटिकल माइल्स में नापा जाता है। 1 नॉटिकल माइल इज 1.83 किलोमीटर, सो इट इज समथिंग 20 किलोमीटर। अब उसका रीजन क्या है? देखो, ये सारी डेफिनेशन का ना बेसिस टैक्सेशन है कहीं ना कहीं। अब जैसे कि मान लो मुझे एक बच्चे ने, कौन सा बच्चा है वो, मुझे शिवान मल्होत्रा ने ना 5 करोड़ रुपए देने थे। शिवान, कितने रुपए देने थे? 5 करोड़ दिए आपने बोला। हाँ, आपने मुझे देने थे, कितने रुपए देने थे आपने मुझे? 5 करोड़। दे ना फिर, ये क्यों नहीं रहे हो? पैसे खा के बैठ गए, शर्म नहीं आती तुम्हारे को? किसी के पैसे ले लिए हैं, यहाँ पे दिक्कत हो रही है। हम्म, यहाँ पे खर्चा हमारे को जेब पर टाइट कर करके करना पड़ रहा है, तुम 5 करोड़ लेके बैठ गए हो मेरे। तो ये कह रहा कि सर आपको 5 करोड़ चाहिए। मैं कहा हाँ भैया, मेरे 5 करोड़ है, दो। कहता चलो गोवा चल के दूंगा। मैं कहा तुम्हारे इरादे ना ठीक लग रहे मैंने, गोवा में क्यों, यहीं दे दो। कहते सर फायदा हो जाएगा। मैं कहा ना, तुम्हारे से कोई फायदा नहीं चाहिए मुझे ऐसा वैसा, पता नहीं गोवा जाने को कह रहे हो। कहता मुंबई चल लो। मैं कहा हाँ वहाँ ठीक है। मुंबई पहुंच गए। कहता बीच चलो। मैं कहा बताओ हरकत है वही तुम्हारी। कहता बीच चलो तो सही। मैं कहा चलो ठीक है। कहता अब समुंदर में चले जाओ। मैं कहा यार तू पैसे देने दे, नहीं देने नहीं दे, मारने पे क्यों तुला? कहता चलो तो सही सर। अब भैया 5 करोड़ रुपए लेने, किसी से 10,000 लेने हो तो उसकी सारी बातें माननी पड़ती हैं। यहाँ तो 5 करोड़ लेने हैं। तो मैं कहा चलो जी, समुंदर में भी चल लिए। अब हम समुंदर में चले गए तो समुंदर में जाके कहता कि यहाँ पकड़ लो पैसे। मैं कहा यहाँ क्यों? कहता हम हिंदुस्तान से बाहर आ गए, अब ये पैसा इंडिया में नहीं आया, टैक्स फ्री है। मैं कहा ना जी ना, आपने पढ़ाई ढंग से नहीं करी। 12 नॉटिकल माइल आगे तक इंडिया है। तो कहता "ओ, ठीक है, तो ये भैया पैसे टैक्सेबल रहेंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा, अरे इन्होंने तो ये भी कह दिया इंडिया के ऊपर जो हवा बहती है ना, वो हवा भी इंडिया है। चलो भैया मान ली हमने ये बात। अच्छा जी, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर अगली चीज आती, शिप्स एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग टू एंड फ्रॉम कंट्री ओन्ड बाय द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। अब अगर कोई शिप इंडिया से बाहर जा रही है या कोई शिप इंडिया आ रही है, वो इंडिया। अच्छा सर ये क्यों बनाई? इसमें देखो दो बात है। पहली बात तो, अब जैसे ये इंटेलिजेंट लोग हैं ना, मल्होत्रा जैसे, मल्होत्रा साहब कह रहे थे कि 12 नॉटिकल माइल आगे चले जाते हैं। भैया कैसे जाएंगे? शिप में ही तो जाएंगे। नहीं, हम बोट में चले जाएंगे। इन्होंने लॉ में डेफिनेशन डाल दी, एनीथिंग दैट फ्लोट्स ऑन वाटर एंड कैरी पैसेंजर ओवर इट इज शिप। चाहे तुम वो लकड़ी के फट्टे पे बैठ के चले जाओ, समझ लिए? तो वो भी, तो फिर शिप से इंडिया से बाहर जा रही है, इंडिया आ रही है, इंडिया। एयरक्राफ्ट इंडिया से जा रहा आ रहा है, इंडिया। मैं एयरक्राफ्ट बनाऊंगा नहीं, तुम कहोगे सर हवा में वेल तैर रही है। सॉरी, दिस इज गोना कम इन रिकॉर्डिंग इवन, सॉरी। शिप्स एयरक्राफ्ट, ठीक है, चलो जी ये भी इंडिया हो गया। फिर इसके बाद इन्होंने एक बात बोली, इन्होंने कहा एम्बेसी। अब दिस इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कहीं भी इंडियन एम्बेसी होगी, दैट विल बी इंडिया। हमारी पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी होगी, इंडिया, ठीक है। हमारी अफगानिस्तान में इंडियन एम्बेसी होगी, इंडिया। चाइना में हमारी इंडियन एम्बेसी है, बीजिंग में इंडिया है। नेपाल में इंडियन एम्बेसी है, इंडिया। अफगानिस्तान में इंडियन एम्बेसी है, वो जगह इंडिया। तो ये बोल दिया गया कि भैया जहाँ पे भी एम्बेसी होगी। कॉन्सुलेट, अब हमारा देश तो है बड़ा, कोई छोटा देश हो तो उसके होते हैं कॉन्सुलेट। तो
एम्बेसी या कॉन्सुलेट अगर किसी देश में हुआ तो वो भी इंडिया कहलाएगा। एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, अब अगर मैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात करूं तो पार्डन मी अगर मैंने थोड़े से भी बॉर्डर्स गलत ले लिए हों तो, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ मैटर ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैंने सही लिया। दिस पार्ट इज आज़ाद कश्मीर, दिस पार्ट इज POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, एंड दिस इज चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब इन्होंने अपनी मिलिट्री यहाँ बिठा दी है तो ये जगह इनकी हो, ठीक है। प्लस दिस इज पार्ट ऑफ कश्मीर गिफ्टेड बाय पाकिस्तान बाय पाकिस्तान टू चाइना, ठीक है। दिस इज पार्ट ऑफ कश्मीर गिफ्टेड बाय पाकिस्तान टू चाइना, ठीक है। कमाल की चीज है, चीज हमारी किसी और ने किसी और को गिफ्ट दे दी। तो यहाँ पे जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट बैठ गई, अगर हमारी मिलिट्री बैठ जाए, हमारी मिलिट्री बैठ जाए इन जगहों पे, चलो जी, तो ये इंडिया हो जाएगा। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है, हमारी मिलिट्री नहीं जाती, हम लोग ऐसे काम नहीं करते। ओके, अच्छा जी। उसके बाद ये देखो, ये हाई सीज है। अगर हाई सी में कहीं पे हमारी ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग है, मतलब हमें राइट्स मिले हुए हैं टू एक्सट्रैक्ट ऑयल, तो वो जगह हमारी हो जाती है। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, वो जगह हमारी हो जाती है। आती है बात समझ? ठीक है, जहाँ पे हमें एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन राइट मिले। अब क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती वो भी देखते हैं। देखो, इकोनॉमिक टेरिटरी, द यूनाइटेड नेशंस System of National Account, briefly known as SNA, define economic territory as geographical territory administered by the government within which person and capital can circulate freely. अब क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, शिप, एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। क्या चीजें नहीं आएंगी? दूसरे देशों की एम्बेसी जो हमारे देश में, अगर चाणक्यपुरी में जाते हो तो तुम्हें अमेरिकन एम्बेसी दिखती है, तुम्हें एम्बेसी दिखती है जापान की, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन दिखती है, तो वो इंडिया का पार्ट नहीं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को, ये किसी कंट्री का पार्ट नहीं माने जाते। पर एक बात ध्यान रखना, इकोनॉमिक टेरिटरी इज डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिकल फ्रंटियर, दैट इज ज्योग्राफिक टेरिटरी। ठीक है, बस इतना। ओके, प्लीज कॉपी दिस। So देखो जी, रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री हम बात कर रहे हैं। अगर जब हम बात करते हैं रेजिडेंट की, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। अब नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री कौन होता है? हु नॉर्मली resides in a country and is having economic interest in that country. A resident, whether a person or an institution, एक कंपनी भी रेजिडेंट हो सकती है, एक पार्टनरशिप फर्म भी रेजिडेंट हो सकती है, whose center of economic lies in the economic territory of the country where it is located. और नीचे ना तुम्हें ये 6 केसेस दिए होंगे, ये थोड़े से एक्सेप्शनल केसेस हैं जो नॉर्मेलिटी से अलग है, और इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूएचओ, आईएमएफ, आईएलओ, ये किसी कंट्री का रेजिडेंट नहीं माने जाते, इन्हें एक्सेप्शन दी हुई। अब अगर कोई व्यक्ति डब्ल्यूएचओ में वर्क करता है, जैसे मेरे रिलेटिव जो डब्ल्यूएचओ में वर्क करते हैं, तो वो कहाँ के रेजिडेंट हुए? क्योंकि डब्ल्यूएचओ तो देश का सर पार्ट ही आपकी नहीं है। वॉइस सर बहुत कम आपकी हो आवाज गई। धीरे हो, आवाज नहीं आ रही आपकी। अगर एक जो डब्ल्यूएचओ के एम्प्लॉइज हैं, जो डब्ल्यूएचओ में वर्क करते हैं, वो कहाँ के रेजिडेंट हुए? क्योंकि भैया डब्ल्यूएचओ को तो इंडिया का पार्ट ही नहीं मान रहे, तो उन्हें उसी कंट्री का पार्ट माना जाएगा जहां वो रहते हैं। जैसे वो नॉर्मली इंडिया में रहते हैं तो वो इंडिया के ही रेजिडेंट माने जाएंगे।
वर्कर फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। अब जैसे मान लो कोई बंदा है जो रोज बॉर्डर क्रॉस करके आता है, ये अपना आशु है, मान लो ये आशु जो है ये नेपाली है, ये रोज बॉर्डर क्रॉस करके आता है, यहाँ पे रिक्शा चलाता है, पैसे कमाता है, वापस चला जाता है, तो ये कहाँ का रेजिडेंट हुआ बताओ? नेपाल। आशु गो बैक, जाओ नेपाल जाओ। आशु देखो बेटा ये यूट्यूब पे अपलोड होने वाला है। फॉरेन विजिटर्स और ट्रैवलर्स। अब मान लो कोई बाहर घूमने गया, जैसे अपना ध्रुव है, वो अब्रॉड चला गया घूमने के लिए, उसने थोड़ा सा कहा कि कोरोना वोरोना खत्म हुए मैं अब्रॉड जाऊंगा, ध्रुव गया अब्रॉड बांग्लादेश घूमने के लिए, ठीक है। अब वो बांग्लादेश घूमने के लिए गया, या मान लो फर्दर स्टडीज करने बांग्लादेश गया, या अपना मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए वो कीनिया चला गया, या रिक्रिएशन के लिए वो जिम्बाब्वे चला गया, ठीक है। तो स्पोर्ट्स कल्चरल इवेंट, अगर ऐसे कामों के लिए आप कहीं बाहर जाते हो तो आप उस कंट्री के रेजिडेंट नहीं बनते, इररिस्पेक्टिव ऑफ कितने भी दिन रुके हो, ओके। अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट, एजुकेशन, लेजर, रिक्रिएशन, इन सब चीज़ों के लिए जाते हो। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, इंडिया के अंदर अमेरिकन एम्बेसी है, अमेरिकन एम्बेसी में अमेरिकन होंगे, वो हमारे देश के रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे, अगेन एक्सेप्शन। क्रू ऑफ फॉरेन शिप, बाहर से एक शिप आई हुई है, किसी सिचुएशन की वजह से हमारे देश में रुक गई, तो उसका जो क्रू है या कोई प्लेन है जो यहाँ रुका हुआ है, उसका जो स्टाफ है वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। जैसे एक फ्लाइट है इंडिया अमेरिका बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती है, इंडिया में वो ज़्यादा दिन रुक गए साल के, तो वो इंडिया के रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ये एक्सेप्शन के अंदर। प्लीज कॉपी। अच्छा चलो मैंने तुम लोगों को दो चीज़, थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, इनकी इम्प्लीकेशन बताता हूँ। मैंने जो तुम्हें इकोनॉमिक टेरिटरी समझाया और रेजिडेंट समझाया, ये दोनों चीजें साथ में क्यों कराई जाती हैं ये भी बताओ। इकोनॉमिक टेरिटरी का लेना देना होता है जीडीपी से, बेसिकली डोमेस्टिक इनकम। क्योंकि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? वो इनकम जो इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी में कमाई जाती है। अगर इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी में एक फिरंगी भी पैसे कमाता है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में आएगी। जैसे दिल्ली में मैं बैठा हूँ, दिल्ली में कोई अमेरिकन बैठा हुआ है, ऑस्ट्रेलियन बैठा हुआ है, वो पैसे कमा रहा है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट हो। तो अगर इफ क्वेश्चन कम्स कि वेदर इट विल बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम और नॉट, तो हम क्या देखते हैं, क्या ये पैसे हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में कमाए गए या नहीं कमाए। अगर हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में कमाए गए तो यस ये इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में आएगा। जैसे एक रशियन को रशिया में इंडियन एम्बेसी में पैसे मिले तो क्या वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में आएगा? बताओ। नहीं। नो आएगा सर। आएगा आएगा। सर बट जीडीपी में तो वो होगा ना, इंक्लूड होगा ना। वही तो कह रहा हूँ, डोमेस्टिक इनकम जीडीपी। इंडियन एम्बेसी इन रशिया इज इंडिया, तो रशियन ने पैसे कमाए इंडिया में। अरे रशिया के अंदर इंडियन एम्बेसी है पर वो रशिया नहीं है, वो इंडिया है, तो वो आएंगे। यही तो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होता है। अच्छा, सिंगापुर में इंडियन एम्बेसी में मिस्टर बत्रा वर्क कर रहे थे, उन्होंने पैसे कमाए, क्या वो आएंगे डोमेस्टिक? सिंगापुर में इंडियन एम्बेसी में मिस्टर यांग योंग वर्क कर रहे थे जो एक चाइनीज है, क्या वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में आएंगे? यस सर। आएंगे। यस सर। सिंगापुर में एसबीआई में मिस्टर बत्रा काम कर रहे थे, क्या वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में आएंगे? नो सर। यस। यस सर। नो। मैंने एक बात, जो यस कह रहे हैं वो अपने घर से एक बैटरी रिक्शा पकड़ के गंदे नाले पे जाके डूब मरो। मैंने कहीं इकोनॉमिक टेरिटरी में लिखा एसबीआई इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी है? बताओ, तुमने कहां से बना लिया उसे? एम्बेसी लिखा है ना, इंडियन कंपनी थोड़ी लिखा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाँ बस इंडिया लिखा हुआ तो सब कुछ हमारा हो जाएगा, है ना? ठीक है, मैं वहां पे जाके क्या कहते हैं एक मिठाई शॉप खोल देता हूँ भारत, उसमें जो आया वो इंडिया हो गया, कानूनी नहीं चलेंगे वहां के, ऐसे थोड़ी होता है यार। ठीक है, एम्बेसी जो पढ़ाया है उस पर ध्यान दो। आई एम कंफ्यूजिंग यू पीपल, यू आर गेटिंग कंफ्यूज। नो, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू। अच्छा अब बताओ, सिंगापुर में
SBI में मिस्टर योंग योंग चाइनीज हैं, वो पैसे कमा रहे हैं, इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में आएगा? नो No, sir. अरे वो चाहे बत्रा करे, चाहे चोपड़ा करे, चाहे गोयल करे, गर्ग करे, गुप्ता करे, नहीं आएगा, SBI में नहीं आएगा। फिर अगली चीज आता है नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम। अगली चीज आती है नेशनल प्रोडक्ट या फिर नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम में क्या देखना है? इंडिया। एक इंडियन कहीं भी पैसे कमाए, एक इंडियन कहीं पे भी पैसे कमाए, वो इंडिया की नेशनल इनकम है। चाहे वो इंडियन इंडिया में कमाए, चाहे वो इंडियन अमेरिका में कमाए, चाहे वो इंडियन मैक्सिको में कमाए, इंडिया की नेशनल इनकम में आए। ठीक है, देखो मिस्टर शर्मा इज अ इंडियन, ही इज वर्किंग इन चाइना, उनकी इनकम इंडिया की नेशनल इनकम में आएगी? Yes, sir. Yes, sir. तो भाई ये इनकम डोमेस्टिक इनकम में आएगी फिर? नहीं आएगी। नहीं आएगी ना डोमेस्टिक में, तो डोमेस्टिक में नहीं आएगी क्योंकि इंडिया में नहीं कमा रहे। अच्छा, ठीक है। मिस्टर कुमार, एन इंडियन रेजिडेंट, इज वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन रशिया, उनकी इंडिया की नेशनल इनकम में आएगी? नो सर। Yes, sir. आएगी, बिल्कुल आएगी। क्या डोमेस्टिक इनकम में आएगी? यस सर, डोमेस्टिक में Yes, sir. डोमेस्टिक में भी आएगी, नेशनल में भी आएगी। दोनों में आएगी। अब एक बारी और एक लाइन में दोबारा बोल रहा हूँ, अगर डोमेस्टिक इनकम है तो देखो इकोनॉमिक टेरिटरी, ठीक है, ये इकोनॉमिक टेरिटरी, इनके अंदर कोई भी पैसे कमाए, इंडिया के अंदर, इंडिया के पानी में, इंडिया की हवा में, कोई भी, बेटा सोनाक्षी तुम्हारे लिए ही समझा रहा हूँ दोबारा, शांत रहो, देखो सुनो जरा, तुम्हारे लिए ही बोल रहा हूँ मैं दोबारा। पॉलिटिकल फ्रंटियर, इंडिया की बाउंड्रीज पे, इंडिया के पानी में, इंडिया की हवा में कोई भी पैसे कमाए, इंडिया की एम्बेसी में, ठीक है, इंडिया के शिप में, ठीक है, कोई भी पैसे कमाए वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में आएगा, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फिरंगी हो। और नेशनल इनकम में एक इंडियन कहीं भी पैसे कमाए वो इंडिया की नेशनल इनकम में आएगा। इट वाज एज इजी एज दैट। इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को ये बताना है क्या ये चीज हमारे देश के डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आएगी या नहीं आएगी। ये बताने के लिए आपको क्या चीजें देखनी है वो आपको पता है। आपको ये देखना है इकोनॉमिक टेरिटरी में कमाई गई है या नहीं कमाई गई। चलो लेट्स बिगिन। आंसर कोई बोलेगा नहीं। एक बार दोबारा सुनो। ग्रांट रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी इन सिंगापुर, विल इट बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम? No, sir. नो। क्यों नहीं आएगा ये भी बता दो। Because property economic territory से बाहर है। It will not be included because वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी के बाहर। Salary received by Indian resident working in Russian embassy. नहीं आएगा। No, sir. नो सर, नो। It is not a part of our economic territory. Profit earned by foreign bank or foreign company in India. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Because it is part of India's economic territory. Salary paid to Koreans working in Indian embassy. यस सर। Yes, sir. Compensation of employee to resident of Japan यस सर। working in Indian Yes, sir. embassy in Japan. यस। Yes. Profit earned by branch of State Bank of India in Japan. No, sir. नो सर। ठीक है, अभी और भी हैं। अब ये है जीएनपी मतलब नेशनल प्रोडक्ट के पार्ट। अब इसमें आपको देखना है कि वो रेजिडेंट हैं या नहीं है। आई एम गिविंग यू 1 मिनट ओनली। प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन कंपनी और फॉरेन बैंक इन इंडिया आएगा कि नहीं? No, sir. No, sir. Because it is not a resident of normal resident of India. Salary paid to Americans working in Indian embassy in America No. नो सर। because it is an American. Salary received by Indian resident, आगे का पढ़ने की मुझे जरूरत ही नहीं है वैसे तो। Working in Russian embassy in India. Yes, sir. Indian कमा रहा है ना। Dividend received by Indian, मुझे आगे का पढ़ने की Yes, जरूरत ही sir. नहीं है। Yes, sir. आती है बात समझ? अब अपने मार्क्स जो हैं वो मुझे